उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। वाराणसी और लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच राहत के संकेत, 10 जून से आधी बारिश की संभावना। वाराणसी, लखनऊ और आसपास के इलाकों में फिलहाल भीषण गर्मी और लू का असर जारी है। मंगलवार को वाराणसी का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक रहा। उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को दिन भर परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के अनुसार 10 जून से मौसम का मिजाज बदलने की उम्मीद है। अगले कुछ दिनों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और आंधी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 11 जून को धूल भरी आंधी और गरज चमक, जबकि 12 जून से 14 जून तक कई स्थानों पर बौछारों की संभावना जताई गई है। मौसम में इस बदलाव से तापमान में गिरावट आने और लोगों को गर्मी व लू से राहत मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और आंधी तूफान के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। फिलहाल पूर्वांचल और मध्य यूपी के लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जो गर्मी से बड़ी राहत लेकर आ सकती है। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिला से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखिए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल पर सख्ती, दूसरे दिन 8 गिरफ्तार, 7 लाख अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन नकल और धोखाधड़ी के मामलों में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से 2 अभ्यर्थियों समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और वाराणसी में सॉल्वर गैंग के सदस्यों का भंडाफोड़ हुआ, जहां दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने पहुंचे फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया। हरदोई में एक अभ्यर्थी को अंतः वस्त्र में मोबाइल फोन छिपाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कानपुर में एक युवक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ परीक्षा केंद्र में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। वाराणसी में बायोमेट्रिक जांच के दौरान फर्जी परीक्षार्थी का खुलासा हुआ, जिसके बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार दूसरे दिन की दोनों पालियों के लिए लगभग 9,62,000 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, जिनमें से 7,32,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस दौरान सोशल मीडिया पर परीक्षा से जुड़ी भ्रामक और फर्जी जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी जारी रहेगी। 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी सपा, सभी 403 सीटों पर जीत का फॉर्मूला तैयार। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी सभी 403 विधानसभा सीटों पर माइक्रो मैपिंग कर रही है और जातीय समीकरण, संगठन के फीडबैक, पिछले चुनाव के नतीजों तथा स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों का गहन अध्ययन कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि कांग्रेस के 7 सीटों का बंटवारा केवल राजनीतिक हिस्सेदारी के आधार पर नहीं, बल्कि सबसे मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार के आधार पर किया जाएगा। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस से उसकी दावेदारी वाली सीटों और संभावित उम्मीदवारों की सूची मांगी गई है। सपा इन नामों का अपने सर्वे और आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन करेगी, जिसके बाद तय होगा कि किस सीट पर कौन सी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। सपा का मानना है कि विधानसभा चुनाव का गणित लोकसभा चुनाव से अलग होता है, इसलिए हर सीट पर स्थानीय नेतृत्व और सामाजिक समीकरणों को प्राथमिकता दी जा रही है। सूत्रों के अनुसार दोनों दलों के बीच समन्वय बढ़ाने और सीट बंटवारे को लेकर भविष्य में विवाद से बचने के लिए तथ्य आधारित मॉडल तैयार किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर सपा समर्थित उम्मीदवार और सपा के टिकट पर कांग्रेस पृष्ठभूमि के चेहरे को भी मैदान में उतारा जा सकता है। पार्टी का लक्ष्य विपक्षी वोटों को एकजुट कर भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत चुनौती पेश करना है। कालाजार मुक्त होने की ओर उत्तर प्रदेश, 5 महीनों में नहीं मिला एक भी नया मरीज। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत की खबर है। राज्य पिछले 5 महीनों से कालाजार के एक भी नए मरीज के बिना आगे बढ़ रहा है, जिससे प्रदेश कालाजार मुक्त होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पहले से संक्रमित 8 मरीज भी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। यदि आगे भी कोई नया मामला सामने नहीं आता है तो राज्य सरकार कालाजार को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की सूची से हटाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। कालाजार एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है जो मादा बालू मक्खी के काटने से फैलती है। इस बीमारी में लंबे समय तक बुखार, दस्त और लीवर में सूजन जैसी समस्याएं होती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और संत रविदास नगर जैसे जिले पहले इसके हाई रिस्क जोन माने जाते थे। स्वास्थ्य विभाग की लगातार निगरानी, घर घर सर्वे और समय पर इलाज की रणनीति से इस बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता और रोकथाम के प्रयासों ने सफलता दिलाई है। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो उत्तर प्रदेश जल्द ही कालाजार मुक्त प्रदेश घोषित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बनेगा निफ्टेम केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने
RFRAC यानी क्षेत्रीय खाद्य विश्लेषण केंद्र और राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमता एवं प्रबंधन संस्थान यानी निफ्टेम हरियाणा की सैटेलाइट इकाई के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। इस पहल के तहत छात्रों को स्नातक, परास्नातक, PhD और शोध कार्यक्रमों के साथ साथ अल्पकालीन एवं 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सुविधा मिलेगी। इससे प्रदेश के युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों में बेहतर शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस संबंध में खाद्य प्रसंस्करण विभाग और निफ्टेम के बीच जल्द ही समझौता ज्ञापन यानी AMOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा कौशाम्बी में निफ्टेम का उपकेंद्र और प्रयागराज में निफ्टेम संस्थान स्थापित करने पर भी सहमति बनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और प्रदेश में कौशल विकास तथा उद्यमता के नए अवसर पैदा होंगे। ये कदम उत्तर प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। यूपी में प्रोजेक्ट अलंकार को मिलेगी रफ्तार, शिक्षकों के तबादलों में बढ़ेगी पारदर्शिता। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट अलंकार और शिक्षकों के तबादलों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि सभी योजनाओं और विकास कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध होनी चाहिए ताकि किसी भी पात्र शिक्षक का मामला लंबित ना रह सके। इसके साथ ही विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, पेयजल, शौचालय, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, विद्यालयों के नियमित निरीक्षण और शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध और शिक्षा व्यवस्था अधिक आधुनिक, पारदर्शी, प्रभावी बन सके। यूपी विधान भवन में 170 पदों पर भर्ती शुरू, PET 2025 अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विधान भवन रक्षक और अग्नि रक्षक के कुल 170 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें 120 पद विधान भवन रक्षक और 50 पद अग्नि रक्षक के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 29 जून तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन में संशोधन और शुल्क संयोजन की अंतिम तिथि 6 जुलाई निर्धारित की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 29 जून के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET 2025 में भाग लिया है। चयन प्रक्रिया में PET के अंकों को आधार बनाया जाएगा। वहीं लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में प्रशिक्षणरत अधिकारियों को साइबर अपराध और फॉरेंसिक जांच की जानकारी भी दी गई है। अधिकारियों ने साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने और डिजिटल अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भर्ती एक महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में 6500 डॉक्टरों की कमी, भर्ती प्रक्रिया तेज करने का दावा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार बढ़ते बजट के बावजूद सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी बनी हुई है। प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य सरकारी अस्पतालों में करीब 6500 डॉक्टरों के पद अभी भी खाली हैं, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में डॉक्टरों के कुल 19,659 स्वीकृत पद हैं, लेकिन इनमें बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। सबसे ज्यादा चिंता विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को लेकर है। सर्जन और शिशु रोग विशेषज्ञों के 80% से अधिक पद खाली बताए गए हैं, जिससे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है और रिक्त पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग का अधियाचन भेजा जा चुका है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा भर्ती बोर्ड के गठन की भी तैयारी चल रही है। सरकार का दावा है कि मेडिकल कॉलेजों, स्वास्थ्य अवसंरचना और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं पर तेजी से काम हो रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए डॉक्टरों के खाली पदों को जल्द भरना बेहद जरूरी है। लखनऊ में 127 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया मेट्रो डिपो, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना को मिली रफ्तार। लखनऊ मेट्रो के विस्तार को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के तहत वसंत कुंज में बनने वाले नए मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए पहला ठेका फाइनल कर दिया है। करीब 127 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस डिपो का निर्माण GHV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ये डिपो चारबाग से वसंत कुंज तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के संचालन और रखरखाव का मुख्य केंद्र होगा। यहाँ मेट्रो ट्रेनों की मरम्मत
मरम्मत, निरीक्षण और तकनीकी देखभाल के लिए अत्याधुनिक मशीनें और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। डिपो में पिट व्हील लेथ मशीन लगाई जाएगी जो मेट्रो कोचों के पहियों की मरम्मत और संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रेन, वॉशिंग प्लांट, सिंक्रोनाइज्ड पिट जैक मशीन, बोगी टर्न टेबल और रेस्क्यू वाहनों जैसी आधुनिक सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी। परियोजना में पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जीरो डिस्चार्ज सिस्टम, पानी के पुनर्चक्रण जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। माना जा रहा है कि इस डिपो के निर्माण से लखनऊ मेट्रो नेटवर्क को और अधिक मजबूत और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सियासी वार पलटवार, ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को दिया जवाब। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए उन पर तीखा पलटवार किया है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत श्लोक के माध्यम से उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास स्वयं का विवेक नहीं होता उसके लिए ज्ञान भी कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा सकता। ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि भाजपा सरकार के पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। उनके अनुसार वर्ष 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुल 40 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि अब ये संख्या बढ़कर 81 हो गई है। साथ ही एमबीबीएस सीटों की संख्या भी लगभग 4500 से बढ़कर 12,500 के करीब पहुंच गई। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन लाखों मरीजों का इलाज हो रहा है और हजारों ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत और आभा कार्ड के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है। इसके साथ ही ब्रजेश पाठक ने सपा सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए 102 और 108 एम्बुलेंस योजना समेत स्वास्थ्य विभाग में कथित घोटालों और भर्ती अनियमितताओं के आरोप भी लगाए। इस बयान के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। यूपी में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना पर फैसला लंबित, 50,000 छात्राओं को मिल सकती है इलेक्ट्रिक स्कूटी। उत्तर प्रदेश में छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की महत्वाकांक्षी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी है, जिसका उद्देश्य उनकी पढ़ाई और आवाजाही को आसान बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए बजट में लगभग 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उच्च शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव पर अब तक 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुतिकरण दे चुका है और हाल ही में एक बार फिर योजना का विस्तृत खाका पेश किया गया है। हालांकि अभी तक योजना के स्वरूप और पात्रता को लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार इस योजना के पहले चरण में प्रदेश की करीब 50,000 से अधिक छात्राओं को इसका लाभ मिल सकता है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक कुछ और आंकड़ों और जानकारियों के साथ दोबारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस योजना को लेकर छात्राओं में उम्मीदें बनी हुई है, लेकिन फिलहाल इसके लागू होने का इंतजार जारी है। यूपी में आउटसोर्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव, यूपी कास के जरिए होगी पारदर्शी और एकीकृत प्रणाली। उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी यूपी कास की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए इसे और अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और कर्मचारी हितैषी बनाने के निर्देश दिए गए। सरकार का उद्देश्य विभिन्न विभागों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और वेतन व्यवस्था को एक समान और व्यवस्थित करना है। इसके लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भर्ती, सत्यापन और निगरानी की पूरी प्रक्रिया केंद्रीकृत रूप से संचालित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आउटसोर्स व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहें और विभागों को योग्य मानव संसाधन समय पर मिल सके। इसके साथ ही आउटसोर्स एजेंसियों के चयन और पंजीकरण की प्रक्रिया को भी मानकीकृत किया जाएगा, ताकि सभी विभागों में एक समान व्यवस्था लागू हो सके। सरकार का मानना है कि इस नई प्रणाली से आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिलेगी और प्रशासनिक कार्यों में भी अधिक पारदर्शिता आएगी। यूपी में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, देवीपाटन और मेरठ में लगेंगे रोजगार मेले। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग बड़े स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन करने जा रहा है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाए जा रहे जन कल्याण पर्व के तहत आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 12 जून को देवीपाटन मंडल मुख्यालय में मंडलीय रोजगार मेला लगाया जाएगा, जबकि 17 जून को मेरठ में भी बड़ा रोजगार मेला आयोजित होगा। इन मेलों में युवाओं को विभिन्न कंपनियों और उद्योगों से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही कौशल विकास विभाग द्वारा कौशल प्रदर्शनियां, उद्यमिता संगोष्ठियां, उद्योग संवाद, स्वच्छता अभियान और प्रतियोगिताओं जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सके। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाना है।
मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर यूपी में भाजपा का मंदिरों में पूजा पाठ और आरती अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में भाजपा बड़े स्तर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन पदाधिकारी मंदिरों में पूजा पाठ करेंगे और नदियों के किनारे सामूहिक आरती का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने वर्चुअल बैठक में साझा की। तय किया गया कि काशी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या और विंध्यवासिनी समेत प्रदेश के प्रमुख मंदिरों और सिद्धपीठों में विशेष पूजा अर्चना होगी। प्रदेश अध्यक्ष काशी विश्वनाथ मंदिर में रहेंगे, जबकि अन्य मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों के मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। सभी जिलाध्यक्षों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर पूजा स्थलों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी का कहना है कि ये आयोजन प्रधानमंत्री के लंबे कार्यकाल और उपलब्धियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री उस दिन नई दिल्ली में कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता इस आयोजन को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रहे हैं। कानपुर में बनेगा स्वदेशी घातक ड्रोन दिव्यास्त्र का एयरफ्रेम। राजस्थान में सफल परीक्षण। कानपुर रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है। यहां की डेटम एडवांस्ड कंपोजिट कंपनी को स्वदेशी घातक ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 और MK2 के एयरफ्रेम यानी मुख्य ढांचे के निर्माण की जिम्मेदारी मिली है। ये निर्माण लखनऊ स्थित कावा UAV कंपनी के साथ हुई दीर्घकालीन अनुबंध के तहत किया जाएगा, जिसके अनुसार हर साल लगभग 200 एयरफ्रेम तैयार किए जाएंगे। कंपनी पिछले 5 वर्षों से ड्रोन कंपोनेंट्स के निर्माण में सक्रिय है और एडवांस्ड कंपोजिट तकनीक में विशेषज्ञ मानी जाती है। पनकी स्थित फैक्ट्री में एयरफ्रेम का निर्माण शुरू हो चुका है। इस परियोजना को नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। दिव्यास्त्र एक स्वार्म ड्रोन सिस्टम है जिसे लंबी दूरी की सामूहिक स्ट्राइक क्षमता के लिए विकसित किया जा रहा है। इसका MK1 संस्करण करीब 500 किलोमीटर तक और MK2 संस्करण 1500 से 2000 किलोमीटर तक ऑपरेशन क्षमता रखता है, जिसमें उन्नत स्वार्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में इसके MK1 मॉडल का सफल परीक्षण भी किया गया, जहां अत्यधिक तापमान और तेज हवाओं के बीच इसकी उड़ान क्षमता का परीक्षण हुआ, जिसे भारतीय सेना ने भी आंका है। इस परियोजना को देश की स्वदेशी रक्षा तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे को हापुड़ किठौर मार्ग से मिलेगा नया कनेक्शन। मेरठ में बनेगा इंटरचेंज। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है, जिसके तहत इसे अब हापुड़ किठौर मार्ग से भी जोड़ा जाएगा। इस कनेक्टिविटी के लिए मेरठ में इंटरचेंज बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया। ये इंटरचेंज शाफियाबाद, लौटी और अटौला गाँव की सीमा में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए नए अलाइनमेंट के आधार पर भूमि खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शुरुआत में बनाए गए अलाइनमेंट का ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया था, जिसके बाद यूपीडा के अधिकारियों ने मेरठ पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी सहमति के आधार पर नया प्लान तैयार किया। अब जिला प्रशासन करीब 41,393 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण कर यूपीडा को उपलब्ध कराएगा। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है, जो मेरठ से प्रयागराज तक जाता है और पहले ही इसका संचालन शुरू हो चुका है। ग्रामीणों की मांग को देखते हुए इस नए इंटरचेंज से क्षेत्र के लोगों को सीधे एक्सप्रेसवे तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी, जिससे स्थानीय कनेक्टिविटी और यातायात दोनों में सुधार होगा। अधिकारियों के अनुसार किसानों की सहमति से भूमि खरीद जल्द पूरी कर इंटरचेंज निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे आसपास के कस्बों और गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। मेरठ में सुनील भराला के बयान से सियासी विवाद। अरुण गोविल पर टिप्पणी वायरल। मेरठ में भाजपा नेता सुनील भराला द्वारा सांसद अरुण गोविल को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। एक कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान दिए गए उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि अरुण गोविल को पहले कोई नहीं जानता था और वो किसी के सुख दुख में भी शामिल नहीं होते थे। इस बयान के बाद पार्टी के भीतर और बाहर प्रतिक्रिया तेज हो गई है। भाजपा महानगर अध्यक्ष ने इस टिप्पणी को पूरी तरह गलत बताया, जबकि अरुण गोविल ने भी इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें कोई नहीं जानता था तो पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव की टिकट क्यों दिया। ये बयान अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया और इसे पार्टी के अंदर मतभेद और नेतृत्व की भूमिका को लेकर नई बहस के रूप में देखा जा रहा है। वहीं सुनील भराला पहले भी संगठनात्मक पदों पर रह चुके और भविष्य में चुनावी राजनीति को लेकर सक्रिय बताए जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। अवैध हिरासत पर पुलिस को देना होगा मुआवजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखा जाता है तो उसे 25,000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा। ये राशि दोषी पुलिस अधिकारी के वेतन से वसूली जाएगी और इसके लिए विभागीय कार्रवाई भी अनिवार्य होगी। कोर्ट ने डीजीपी को सभी जिलों में इस आदेश का सर्कुलर जारी करने के निर्देश दिए। मामला गाजियाबाद के एक वकील की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से जुड़ा था, जिसमें आरोप था कि उन्हें बिना उचित
उचित कानूनी प्रक्रिया की हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं किया गया। कोर्ट ने पाया कि जमानत प्रक्रिया और कानूनी नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में कोर्ट ने 3 दिन की अवैध हिरासत मांगते 75,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। साथ ही भविष्य के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा अवैध हिरासत में रखना गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर आर्थिक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यूपी डीएलएड 2026 15 जून से शुरू होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। पीएनपी ने जारी किया कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में डीएलएड प्रशिक्षण 2026 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने इसका पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया, जिसके अनुसार अभ्यर्थी 15 जून से 8 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे और शुल्क भी जमा किया जा सकेगा। इस बार आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन भरती समय अपने दस्तावेजों और अंक पत्रों की जानकारी ध्यान से मिलान कर ले, क्योंकि फॉर्म सबमिट करने के बाद सुधार का मौका नहीं मिलेगा। निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाहर के सभी अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई तय की गई है। इस प्रक्रिया के जरिए राज्य के सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी एवं अल्पसंख्यक संस्थानों में डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा। पीजीटी इंटरव्यू 2022 हिंदी में सबसे ज्यादा 341 अभ्यर्थी, गृह विज्ञान में सबसे कम 21। 15 से 21 जून तक होंगे साक्षात्कार। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा पीजीटी 2022 भर्ती के तहत प्रवक्ता संवर्ग के 624 पदों के लिए साक्षात्कार 15 से 21 जून तक आयोजित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में लिखित परीक्षा में सफल 2253 अभ्यर्थी शामिल होंगे। विषयों के आधार पर देखें तो सबसे अधिक अभ्यर्थी हिंदी विषय में है, जहां 341 उम्मीदवार इंटरव्यू देंगे, जबकि सबसे कम संख्या गृह विज्ञान में 21 अभ्यर्थियों की है। इसके अलावा अंग्रेजी में 290, अर्थशास्त्र में 220, भूगोल में 187, संस्कृत और जीव विज्ञान में 183 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने साक्षात्कार को 2 पालियों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। पहली पाली सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और दूसरी पाली 1 बजे से 5 बजे तक हुई। हिंदी और अंग्रेजी विषय के अधिक उम्मीदवार होने के कारण इनके इंटरव्यू 2 दिन में कराए जाएंगे, जबकि अन्य विषयों के इंटरव्यू 1 दिन में पूरे कर लिए जाएंगे। इस भर्ती में बालक वर्ग के 549 और बालिका वर्ग के 75 पद शामिल है। आयोग ने पूरा कार्यक्रम अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती री एग्जाम रिजल्ट जारी। 3155 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए हुए सफल। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती यानी विज्ञापन संख्या 51 की लिखित पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 3155 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया। ये भर्ती 910 पदों के लिए आयोजित की गई थी। ये लिखित पुनर्परीक्षा 18 और 19 अप्रैल 2026 को हुई थी, जिसमें लगभग 39,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग ने सफल उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार का कार्यक्रम जुलाई मध्य में जारी करने की बात कही। इस भर्ती प्रक्रिया को पहले धांधली के आरोपों के कारण रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद दोबारा परीक्षा कराई गई थी। अब नई परीक्षा के आधार पर परिणाम जारी किया गया है। हालांकि ये कोर्ट में चल रहे मामलों की अंतिम फैसले के अधीन रहेगा। साक्षात्कार से पहले चयनित अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे और इसके बाद ही इंटरव्यू कॉल लेटर जारी किया जाएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से वेबसाइट पर नियमित अपडेट देखते रहने को कहा है। एलटी ग्रेड मेंस 2025 कला विषय की परीक्षा 13 जून को प्रवेश पत्र जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2025 की कला विषय की मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। ये परीक्षा 13 जून को लखनऊ में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। आयोग ने इस परीक्षा के प्रवेश पत्र अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए, जिन्हें अभ्यर्थी अपने OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले दिया जाएगा और परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इस परीक्षा को लेकर आयोग ने नकल और पेपर लीक पर सख्त चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी 1510 करोड़ की परियोजना जल्द शुरू। यीडा और कंपनी के बीच फाइनेंशियल क्लोजर पर मंथन। ग्रेटर नोएडा में बनने वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना का निर्माण जल्द शुरू होने की तैयारी है। इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा और विकासकर्ता कंपनी बेव्यू भूटानी इंटरनेशनल फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड के बीच बैठक में फाइनेंशियल क्लोजर पर चर्चा की गई। 1510 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए 230 एकड़ जमीन आवंटित की गई है और इसे 7 चरण में चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाना है। पहले चरण में स्टूडियो और फिल्म इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। कंपनी की ओर से 1100 करोड़ रुपए के बैंक ऋण की जानकारी दी गई है, लेकिन यीडा ने स्पष्ट किया है कि जब तक शेयर होल्डिंग, एस्क्रो एग्रीमेंट और फाइनेंशियल क्लोजर की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक निर्माण शुरू नहीं किया जा सकता। अधिकारियों ने कंपनी को सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं ताकि परियोजना का काम बिना देरी के शुरू किया जा सके।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी में बड़ा अपडेट। 14-15 जून से शुरू होंगी बस सेवाएं और मल्टी मोड ट्रेवल सुविधा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए 14 और 15 जून से नई बस सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां जैसे प्रमुख बस अड्डों से डीटीसी की बसें एयरपोर्ट तक चलेंगी, जबकि उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी से उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और हरियाणा के प्रमुख शहरों से हरियाणा रोडवेज की सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिक बसों और ई टैक्सी की सुविधा के लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के साथ भी समझौता किया गया है। शुरुआत में करीब 35 ई बसें चलेंगी, जिन्हें यमुना एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट पर चार्जिंग नेटवर्क से सपोर्ट मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार मांग बढ़ने पर बसों की संख्या और समय दोनों बढ़ाए जाएंगे, जिससे दिल्ली एनसीआर और आसपास के शहरों से एयरपोर्ट तक यात्रा और आसान हो जाएगी। उज्ज्वला योजना में बड़ा बदलाव। ग्रेटर नोएडा के 95,000 लाभार्थियों को अब सिर्फ 4 सिलेंडर पर सब्सिडी। ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के करीब 95,000 लाभार्थियों को बड़ा झटका लगा है। अब उन्हें साल में 9 की जगह केवल 4 एलपीजी सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलेगी, जिससे हर सिलेंडर पर लगभग 300 रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा। पहले उपभोक्ताओं को 9 सिलेंडर तक सब्सिडी मिलती थी, लेकिन नई व्यवस्था के बाद बाकी सिलेंडरों का पूरा भुगतान करना होगा। हालांकि सब्सिडी की राशि बाद में खाते में भेजी जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार जिले में उज्ज्वला योजना के कुल लगभग 94,948 कनेक्शन है, लेकिन इनमें से आधे से भी कम उपभोक्ता नियमित रूप से गैस का उपयोग करते हैं। हाल के महीनों में सिलेंडर खपत में गिरावट देखी गई है। अधिकारियों के मुताबिक ये बदलाव आपूर्ति और आर्थिक परिस्थितियों के चलते किया गया। इससे अब नियमित उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं का घरेलू बजट प्रभावित होगा। ग्रेटर नोएडा में 130 मीटर रोड फ्लाईओवर का ट्रायल सफल। 15 जून से शुरू होगी आवाजाही। ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ईस्ट को जोड़ने वाले 130 मीटर रोड पर बनी 6 लेन फ्लाईओवर का सफल ट्रायल पूरा हो गया है और इसे 15 जून से आम वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। ये फ्लाईओवर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पास साकीपुर क्षेत्र में बना है और इसकी लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है। ट्रायल के दौरान 1 घंटे तक वाहनों को सुरक्षित रूप से गुजारा गया और यातायात सामान्य रहा। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से तिलपता और आसपास के क्षेत्रों में लगने वाले भारी जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही यात्रा समय भी काफी कम होगा। परियोजना की शुरुआत 2020 में हुई थी, लेकिन कई बार देरी के बाद अब ये पूरी होने के करीब है। प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार दूसरे हिस्से का ट्रायल भी जल्द किया जाएगा, जिसके बाद इसे पूरी तरह से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। गोरखपुर से चलने वाली समर स्पेशल ट्रेनों में खाली बर्थ। रेलवे ने यात्रियों से टिकट बुक करने की अपील। गोरखपुर से चलने वाली 4 समर स्पेशल ट्रेनों में अभी भी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के अनुसार गोरखपुर से नई दिल्ली, ऋषिकेश और वडोदरा जैसे प्रमुख रूटों पर चलने वाली इन ट्रेनों में विभिन्न तारीखों के लिए सैकड़ों बर्थ उपलब्ध है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वो कन्फर्म टिकट लेकर इन स्पेशल ट्रेनों का लाभ उठाएं और अपनी यात्रा को आसान बनाएं। गोरखपुर नई दिल्ली और गोरखपुर दिल्ली स्पेशल ट्रेनों में AC थर्ड इकोनॉमी श्रेणी में सबसे अधिक सीटें खाली हैं, जबकि ऋषिकेश और वडोदरा रूट की ट्रेनों में भी स्लीपर और AC कोच में पर्याप्त उपलब्धता है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक गर्मियों की भीड़ के बावजूद इन स्पेशल ट्रेनों में बर्थ खाली रहना यात्रियों के लिए एक अच्छा अवसर है, जिससे वो बिना परेशानी के कन्फर्म टिकट के साथ यात्रा कर सकते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में सुरक्षा चूक। गोरखपुर में 2 दरोगा निलंबित, 6 सिपाही लाइन हाजिर। गोरखपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक सामने आने पर पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। एम्स थाना क्षेत्र स्थित नीना थापा स्कूल परीक्षा केंद्र पर एक अभ्यर्थी मोबाइल फोन लेकर परीक्षा कक्ष तक पहुंच गया, जिसे अंडरवियर में छिपाकर लाया गया था। जांच के बाद उसका फोन बरामद हुआ और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। घटना के बाद जांच में लापरवाही सामने आने पर ड्यूटी पर तैनात 2 दरोगा अंकित कुमार और चंद्रेश्वर यादव को निलंबित कर दिया गया, जबकि 6 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। SSP ने पूरे मामले की जांच SP उत्तरी को सौंपी है। प्रशासन का कहना है कि यदि नियमों के अनुसार सख्त तलाशी ली जाती है तो ये चूक नहीं होती। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अवधि पूरी होने की उल्टी गिनती शुरू। यूपी में सब्सिडी से बढ़ा सोलर कनेक्शन। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समाप्ति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नेडा की वेबसाइट पर जारी काउंटडाउन के अनुसार ये योजना 31 मार्च 2027 को समाप्त हो जाएगी और उसी तारीख तक सोलर रूफटॉप पर सब्सिडी का लाभ लिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में की गई थी, जिसका उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाकर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली खर्च कम करना है। यूपी सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस पर सब्सिडी दे रही है, जिसमें उपभोक्ताओं को काफी राहत मिल रही है। वाराणसी में अब तक करीब 43,000 घरों में सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिससे 145 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन हो रहा है। वहीं लखनऊ प्रदेश में पहले स्थान पर है। योजना के तहत 2 किलोवाट सोलर सिस्टम पर लगभग 1,20,000 रुपए का खर्च आता है, जिसमें भारी सब्सिडी मिलती है। अधिकारियों के अनुसार लक्ष्य 1 करोड़ घरों तक सोलर सिस्टम पहुंचाने का है।
शाहबाद बासपुर हाईवे चौड़ीकरण अटका, सितंबर डेडलाइन पर संकट। यूपी से उत्तराखंड को जोड़ने वाले शाहबाद बासपुर स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण कार्य में भारी देरी से सितंबर 2026 की समय सीमा पर संकट खड़ा हो गया है। करीब 200 करोड़ रुपए की इस परियोजना में अब तक केवल लगभग 50% काम ही पूरा हो पाया, जबकि इसे 1 साल पहले शुरू किया गया था। काम की धीमी गति के पीछे कई कारण सामने आए हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण कार्यदायी संस्था से जुड़े ठेकेदार की मौत बताया जा रहा है, जिससे निर्माण कार्य की रफ्तार अचानक थम गई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिटुमेन की कमी और आपूर्ति बाधित होने से भी काम प्रभावित हुआ है। पहले पेड़ों की कटान में देरी के कारण भी परियोजना धीमी रही। अब स्थिति ये है कि अगले 4 महीनों में शेष काम पूरा करना बड़ी चुनौती बन गया है। कई हिस्सों में सड़क खुदी पड़ी हुई है, जिससे यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही है। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि निगरानी की जा रही है और कार्यदायी संस्था को तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ रहा है, क्योंकि ये मार्ग यूपी और उत्तराखंड के बीच एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी है।